हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। इस फिस्कल ईयर की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अगले हफ्ते हो रही है 30 जुलाई जो वेंसडे है, और इसमें क्या स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में कुछ कमी कर सकता है, इस पे हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। पहले अगर मार्केट पे नज़र डालें तो इस हफ्ते भी हमने देखा मार्केट में कंसोलिडेशन नज़र आई। एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज ये फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक था, और एज एक्सपेक्टेड हमने देखा कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमको मूवमेंट नज़र आई। उसमें ऑटो स्टॉक्स में अगर हम देखें तो गंदारा ऑटोज़ और GHNI में हमको तेज़ी नज़र आई। एटलस होंडा के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं जो एक्सपेक्टेड भी थे, उसमें भी हमने तेज़ी देखी। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र जिसने पिछले हफ्ते बहुत अच्छे गेंस किए थे वो हमको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र और एंग्रो होल्डिंग्स में हमने अच्छे गेंस देखे। एंड एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते भी बुल्स टुक द वीक, और एट द एंड ऑफ द वीक हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स 610 पॉइंट्स या 0.44% के इजाफे के साथ 1,39,207 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 39.3% था। हबीब ग्रोथ फंड की स्टॉक प्राइस में 23.1% का इजाफा हुआ। फर्स्ट हबीब मुदारबा 10.4%, एटलस होंडा 10.2%, बैंक ऑफ पंजाब 6.8%। इसी तरह अगर हम लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी इस हफ्ते पाकिस्तान सर्विसेज की स्टॉक प्राइस में नजर आई जो 13.5% कम हुई। पाक जन पावर 8.8%, बन्नो वुलन की स्टॉक प्राइस में 7.3% कमी हुई। एलाइड बैंक 7%, और सर्विस इंडस्ट्रीज़ की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 5.4% की कमी हुई। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरीज क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी थी S&P की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग्स अपग्रेड, और ये अपग्रेड हुआ है B- फ्रॉम CCC+, और ये 2019 के बाद में देखा है कि पाकिस्तान को B- की जो है वो रेटिंग मिली है। और उसकी ऑफ कोर्स वजह पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जिसके अंडर हमने देखा है कि पाकिस्तान की मईशत में अच्छी स्टेबिलिटी आई है। अच्छा, इसके अलावा टी-बिल्स ऑक्शन भी हुआ इस हफ्ते, और हमने देखा कि यील्ड्स जो थी वो 10 to 39 बेसिस पॉइंट्स नीचे आई हैं, जिसका मतलब है कि मार्केट भी थोड़ा सा बिल्ड कर रही है कि जो अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें कोई कट छोटा सा आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा फ्राइडे को ECC की मीटिंग थी जहां पे ये कहा जा रहा है कि अप्रूवल होगा 100 बिलियन रुपीस की सब्सिडी का, और ये लो कॉस्ट हाउसिंग को 50,000 यूनिट्स हैं उनके लिए दी जाएगी। और जब भी हमने देखा था कि फ्राइडे को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट हमने सीमेंट स्टॉक्स और स्टील स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छी रिकवरी भी देखी थी। अच्छा, इस हफ्ते भी कुछ रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले होंडा कार की रिजल्ट्स देखते हैं। होंडा कार की फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में अर्निंग्स पर शेयर ₹5.80 थी, विच इज़ 4 times ईयर ऑन ईयर, 4 गुना इजाफा है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से अगर देखा जाए। लेकिन होंडा कार की स्टॉक प्राइस से हमको प्रेशर नज़र आया बिकॉज अगर हम फोर्थ क्वार्टर से कंपेयर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, तो हमको अर्निंग्स में कोई 51% का डिक्लाइन नज़र आया है। अच्छा, उसकी वजूहत देख लेते हैं। अगर कुछ हाइलाइट्स देखें तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया होंडा कार की फर्स्ट क्वार्टर में 66% का, 26.46 बिलियन रुपीज़ रही। ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े हमने देखा कि कम हुए 1.5 परसेंटेज पॉइंट से, और ये 8.6% रहे। मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके अलावा इफेक्टिव टैक्स रेट 43% था फर्स्ट क्वार्टर में, जबकि पिछले साल बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए पिछले क्वार्टर में हमको एक टैक्स रिवर्सल नज़र आया था। बट ओवरऑल चूँकि सेल्स में अच्छा इंक्रीज़ है तो गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपेक्टेशन है कि बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये क्वार्टर एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा। अच्छा, इसके अलावा एटलस होंडा के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए फ्राइडे को, और यहाँ पे हमको अच्छे गेन्स नज़र आए हैं। ये अर्निंग्स पर शेयर फर्स्ट क्वार्टर में ₹38.74 रही, विच इज़ अप 38% ईयर ऑन ईयर। और इसके अलावा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 4% का इंक्रीज़ हमको नज़र आया है। पिछले हफ्ते मैंने मेंशन भी किया था कि इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई हैं फर्स्ट क्वार्टर में, और ये जो प्रॉफिट है ये रिकॉर्ड प्रॉफिट है किसी भी क्वार्टर का एटलस होंडा के लिए। सेल्स वर अप 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 30% सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अच्छा, इसके अलावा फ्राइडे को फौजी फूड्स के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए ना। ये एक्टिवली कवर नहीं करते बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस, बट सेकंड क्वार्टर की अगर कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर देखें तो वो 16 पैसे थी वर्सेस 9 पैसा जो पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में थे। इसी तरह से हाफ ईयर की अर्निंग्स बन जाती हैं 29 पैसे की
अगेन मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो पिछले साल के हाफ ईयर में 13 पैसा थी, यानी कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हाफ ईयर के रिजल्ट्स या अर्निंग्स पर शेयर जो है वो इट हैज़ मोर देन डबल्ड। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं फॉजी फूड्स ने, और हमने देखा कि फ्राइडे को स्टॉक प्राइस अभी अबाउट 3.9% का इजाफा नज़र आया। ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में 17.8% थे, जो सेकेंड क्वार्टर में बढ़ के 19.08% हो गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक फॉजी फूड्स की स्टॉक प्राइस में अगर कोई डिप भी आएगा तो ये भी इन्वेस्टर्स के रडार में अब आ जाएंगी, बिकॉज हमने अच्छे जो हैं इसमें अर्निंग्स देखी हैं। जैसे मैं बताया कि फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अगर देखे जाएँ तो अर्निंग्स जो हैं मोर देन डबल हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं माज आजम, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं ऑप्टिमस कैपिटल के। माज, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा माज, हम शुरू करते हैं, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो इस हफ्ते टी बिल ऑक्शन हुआ, हमने देखा कि 10 to 39 बेसिस पॉइंट्स यील्ड्स नीचे आई हैं, तो लग ये रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट करिए एक छोटा कट आ सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मार्केट ने एटलीस्ट 50 बिप्स जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया हुआ है ऑलरेडी। आई थिंक जो है वी हैवंट पब्लिश आवर रिपोर्ट येट, बट हमारा ये ख्याल है कि शायद जो है यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी देख लें, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है वॉल्यूम्स के अंदर, सिक्लिकल्स के अंदर। तो आई थिंक वेट एंड सी अप्रोच होनी चाहिए। थोड़ी सी एक्सटर्नल सेक्टर को जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए। ऑलरेडी जो टी बिल्स की वजह से इन्फ्लोज आए थे लास्ट ईयर, तो इस बार अब नेट पोर्टफोलियो इन्फ्लोज हमारे दिखते तो वो हमारे नेगेटिव में थे। सो ख्याल ये कि शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाकी चीज़ों को देखना चाहिए कि ऑलरेडी ग्रेजुअली खुद चीज़ें इंप्रूव हों, ग्रो हों। अच्छा माज, ये लग रहा है कि आप जो है वो कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट में जो है एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है, और आपने रीज़न ही बताए कि हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पिक होते हुए देखा है, और इससे पहले भी जो स्टांस आया था स्टेट बैंक का वो ये था कि हम ज़्यादा हीट अप नहीं होने देंगे चीज़ों को। तो प्रॉब्ली ये रीज़न है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए। राइट। अच्छा, मूविंग ऑन, हमने मार्केट में जो तेज़ी देखी है उसमें, और जो हालिया तेज़ी हुई है उसमें बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ज़्यादातर पॉइंट्स जो अगर देखा जाए तो बैंक्स की तरफ से आए हैं और फर्टिलाइज़र की तरफ से। मज़ीद क्या बैंक्स में कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अट्रैक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं, और वो कौन से होंगे? देखें, अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखें ना तो वो आई थिंक काफ़ी परफॉर्म कर गए हुए हैं ऑलरेडी। प्राइस टू बुक पे ऐसा लगता है कि फेयरली वैल्यूड है एज एन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है पिक्स होंगे। वी स्टिल थिंक कि मीज़ान बैंक जो है वो अट्रैक्टिव होगा। फिर आपको कुछ बैंक्स के अंदर जो है वो अब जैसे जैसे आगे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, आपको शायद कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आए उनके डिपॉजिट्स मिक्स के अंदर, तो मे बी वहाँ पर बैंक अल्फला वी थिंक के स्टिल गुड, उसको देख सकते हैं। MCB जो है वो फॉर द लास्ट क्वार्टर के अंदर उसने भी करंट अकाउंट के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई थी, तो मे बी वो भी थोड़ा सा आगे जाके अगर इंप्रूवमेंट आती है तो वो भी कुछ अट्रैक्टिव हमें लग सकता होगा। बट एज एन अगर ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पर जो है वो फर्दर आउट परफॉर्मेंस शायद लिमिटेड होगी कंपेयर टू जो है अदर सेक्टर्स। सेम इज़ द केस विद आई थिंक फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ईफर्ट पोटेंशली कोई 9-10 इसके मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो वहाँ पर जिसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो वो भी आई थिंक पीक पे ऑलरेडी आ गए हुए हैं। तो आई थिंक अब डिफेंसिव सेक्टर काफ़ी चल गए हैं। बैंक्स की परफॉर्मेंस CYTD के अंदर कोई 60% के आसपास रही है। फर्टिलाइज़र की भी जो है काफ़ी अच्छी रही, तकरीबन कोई मोर देन 30% के आसपास वो भी परफॉर्म कर गए हुए हैं। सो अब आई थिंक सिक्लिकल्स मेक्स मोर सेंस। अगर ठीक है, अब बल्कि आप अगर आप उसको देखें हिस्टोरिकली ये लोग तकरीबन कोई 8 to 10 के पी के मल्टीपल पे चलते थे। सिक्लिकल्स की बात कर सिक्लिकल्स, यस। अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल और है, और वो नेक्स्ट वीक फॉजी फर्टिलाइजर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर के रिजल्ट्स आएंगे। आप लोगों ने कोई प्रोजेक्शंस इस पे निकाली है? सो यस, फॉजी फर्टिलाइजर की हमारी एक्सपेक्टेशन कोई 13 के आसपास की है, 13.8 अर्निंग पर शेयर। सो इट्स स्टिल अ डिसेंट रिजल्ट फॉर सेकंड क्वार्टर। यस, इट्स स्टिल अ डिसेंट रिजल्ट। मेन सेल इनकी जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर होती है फर्टिलाइजर की। डैप भी होता है, डैप के मार्जिन भी एक्सपेंड कर गए हैं। तो वी थिंक के जो है वो ओवरऑल फॉजी फर्टिलाइजर जो है वो इस पूरे साल का अच्छा होना चाहिए। और डिविडेंड आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 40 रुपीज़ जो है वो पे आउट कर देगा पूरे साल का। ये अभी एंड फॉर दिस सेक्टर वी एक्सपेक्ट कि तकरीबन 9 रुपीज़ का जो है वो डिविडेंड फॉर सेकंड क्वार्टर 9 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। अच्छा, एंग्रो की भी है सेम डे? वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3.8 की जो है उसकी अर्निंग होगी एंड तकरीबन सिमिलर 3.5 रुपये तक का डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर देगा। ओके। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन, जैसे आप कहते हैं कि अब डिफेंसिव स्टॉक्स जो हैं ये फर्टिलाइजर बैंक्स, इनसे निकल के थोड़ा सा सिक्लिकल्स की तरफ आया जाए जहाँ पे ग्रोथ हमको नज़र आएगी, अर्निंग्स ग्रोथ। तो उसमें
आप क्या समझते हैं कि कौन सा सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है? देखिए सिक्लिकल्स के अंदर सीमेंट्स जो है वो अट्रैक्टिव है, डिस्पाइट कि उन्होंने परफॉर्मेंस तो दी है CYTD के अंदर, ये दे हैव आल्सो परफॉर्म लाइक 40%, लेकिन स्टिल जो है वो तकरीबन बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 5 to 7 के PE के मल्टीपल के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन FY26 की अर्निंग्स। बिल्कुल FY26 फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स के ऊपर। सो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो दे यूज टू ट्रेड एट 8 to 10 की PE के रेंज के अंदर, और अगर आप ये फैक्टर इन करें कि ऑलरेडी डिफेंसिव सेक्टर जो है वो ऑलरेडी अपनी वैल्यूएशन के करीब आ गए हुए हैं और दे आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट जो है वो चीप वैल्यूएशन, और फिर इसके अंदर एक ठीक है शायद इकॉनमी बहुत फास्ट ग्रो नहीं करेगी, दे विल बी नॉमिनल सी ग्रोथ 5% की भी, बट दे विल स्टिल भी कुछ किस्म की तो ग्रोथ होगी आपको। सो ग्रोइंग स्टॉक के अंदर आई थिंक इट स्टिल मेक मोर सेंस कि आप जो है उनको हायर मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करें। सो हमारा ये ख्याल है कि सीमेंट्स जो है शुड परफॉर्म बेटर। जो केमिकल सेक्टर है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो पिकअप होनी चाहिए। बाकी तारिक ग्लास एक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक जिसको हमें लगता है कि मार्जिन्स अच्छे हैं उसके, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर की उसकी अर्निंग भी 35-40 तक आ सकती है, तो वो भी जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और स्पेशली आप ये देखेंगे कोई केपेक्स नहीं करना आगे गोइंग फॉरवर्ड, जो कैश फ्लो आ रहे हैं वो प्योर कैश फ्लो है, वो आपके पास ही ड्रॉप हो रहे हैं, तो उससे आप कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टर को रिटर्न बैक कर सकते हैं। सर एक और चीज़ मैं बताऊँ क्या, जो सीमेंट है, सीमेंट जो है वो हिस्टोरिकली ईवी, अगर आप उसका EV to EBITDA निकालें तो क्या द प्राइस वी आर उनको जिस प्राइस पे हम दे रहे हैं और जो कैश दे आर जनरेटिंग वो जो है दे यूज टू ट्रेड एट समवेयर अराउंड 6 के आसपास, अगर आप एवरेज निकाल लें। अभी वो 3 ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे 3-4 पे, तो डिस्पाइट लो यूटिलाइजेशन द कैश दे आर जनरेटिंग इज़ इक्वलेंट टू जो हिस्टोरिकल पे होता था, पर उसके बाद भी हम उसको हाफ वैल्यूएशन जो है वो असाइन कर रहे हैं। राइट अच्छा, अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है? सो सीमेंट के अंदर आई थिंक DG जो है वो शायद मल्टीपल वाइज जो है इज़ अ चीपेस्ट, बट आई थिंक अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो उसके अंदर पायनियर हमें लगता है कि शायद सबसे अच्छा है। कोहार्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्टॉक जिसको देख सकते हैं। एज इन चूँकि ओवरऑल सेक्टर ही काफ़ी चीप वैल्यूएशन के ऊपर, तो आई थिंक जो रैली बनेगी तो सभी उसे बेनिफिट करेंगे, बट अगेन आपने देखा होगा DG के अंदर पोटेंशियली शायद ज़्यादा बन सकता होगा, बट उसकी जनरली अर्निंग जो है वॉलेटाइल होती हैं, तो लोग शायद उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट अगेन अगर आपको कोई अच्छे स्टॉक्स देखने हैं तो उसके अंदर पायनियर इज़ गुड, चिराट इज़ गुड एज वेल, कोहार्ट इज़ डूइंग वेल। अच्छा DG की चलें और बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको लास्ट वीक हमने चिराट पे तो काफ़ी बात की थी और उसको हमने उस एंगल से भी लिया था कि रफान में इसकी अगर एक्विजिशन होती है, बट DG की जो आप बात कर रहे हैं तो और आपने कहा मल्टीपल उसका जो है वो अराउंड 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग, तो FY26 में आप कितनी अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं DG की? तकरीबन वी आर एक्सपेक्टिंग के समवेयर अराउंड जो है वो इसकी तकरीबन 30 रुपीज़ तक की अर्निंग कुछ ये बना लेगा। अच्छा 28-30 इस तरह की कुछ अर्निंग आ जाएगी, तो उस पर भी थिंक स्टिल अट्रैक्टिव। एक्सपोर्ट की प्राइसेस भी अच्छी हैं, दे आर कुछ वहाँ से भी कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है डेल्टा, तो जैसे ही हमारी लोकल एक्टिविटी होगी तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन के यहाँ पर कुछ ज़्यादा मार्जिन वगैरह यहाँ से भी जो है कैश फ्लो जनरेट कर सकें। राइट और मैंने अभी प्रोग्राम में बताया भी था कि ECC जो है वो अप्रूव करने जा रही है 100 बिलियन की सब्सिडी फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग 50,000 यूनिट्स, तो दैट विल ऑल्सो जनरेट, वहाँ से भी डिमांड जनरेट होगी। बिल्कुल वो वहाँ से भी, और फिर इसके अलावा और भी मल्टीपल कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ के अंदर भी कुछ डैम्स के भी हैं, फिर इवन हाईवेज़ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह इस साल इन्होंने रखे हुए हैं, तो कम्युलेटिवली कोई शायद 250-300 अरब रुपए के जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शायद पाइपलाइन में इसके इन एडिशन भी आ सकते होंगे। और ये जो आप न्यूज़ का जिक्र कर रहे हैं इसके अंदर आई थिंक इनिशियली जो न्यूज़ आई थी वो कोई 2 लाख यूनिट की आई थी, अभी जो आप ECC से जो अप्रूवल आया वो आई थिंक फर्स्ट 50,000 का है। सो ये छोटी मोटी चीज़ें होंगी, मे बी ये जो ऑलरेडी एक बेस सेट हो चुकी हुई है उसमें कुछ तो एडिशन कर रहे होंगे, तो कुछ तो वॉल्यूम में अपटेक आ रहा होगा, तो आई थिंक उसके हिसाब से हमें जो है वी थिंक गुड सेक्टर टू लुक एट। फिर दूसरा एक आई थिंक कंसर्न प्राइसेस के ऊपर था, तो नॉर्थ के अंदर भी थोड़ी सी वापस रिबाउंड की है, वापस प्रेशर में आई थी, थोड़ी सी दोबारा से रिबाउंड की है, तो वो भी प्राइसेस भी सस्टेन कर रही हैं। सो एनर्जी की प्राइसेस भी आपको पता है कि वो सॉफ्ट हैं, उसमें भी ऐसा कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा गोइंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर एक ऐसा है जो कि पोटेंशियली आगे आउट परफॉर्म कर सकता है फर्दर। मास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब नज़र आते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स पर। नाउ अगला हफ्ता भी काफ़ी बिजी है एज़ फार एज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आर कंसर्न। मंडे को JDW शुगर मिल्स के 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। ट्यूसडे को एंग्रो फर्टिलाइज़र और फॉर्जी फर्टिलाइज़र दोनों के फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। वेंसडे को जैसे मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, तो लेट्स सी क्या डिसाइड करती है MPC रिगार्डिंग द पॉलिसी रेट। और उसी दिन सिक्योरिटी पेपर्स की भी एनुअल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। थर्सडे को एज़ यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा। उस दिन लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के एनुअल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। हबीब बैंक की फ़र्स्ट हाफ और बैंक अल फलाह की फ़र्स्ट हाफ रिजल्ट्स
भी अनाउंस किए जाएंगे। फ्राइडे को एज़ यूजुअल SPI या वीकली इन्फ्लेशन, और उसी दिन क्योंकि 1 अगस्त होगी तो जो जुलाई का इन्फ्लेशन का नंबर भी उस दिन रिलीज़ किया जाएगा। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। ओके, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमने देखा कि इस हफ्ते भी इंडेक्स ने एक दो दफ़ा 140,000 का लेवल ब्रीच किया, 1,40,200 के पास से मार्केट रिवर्स हुई। जो पिछले हफ्ते हाई बना था, इंट्राडे हाई 1,40,585, ऑलमोस्ट 1,40,600 का, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जब तक मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे 1,40,600 सुपर क्लोज नहीं होती तो फर्दर गेंस हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर इस सुपर क्लोजिंग आ जाती है तो इंडेक्स टारगेट करेगा 1,43,000 को और 1,45,46,000 को भी। ऑन द डाउन साइड हमने देखा कि इस हफ्ते एक अच्छी सपोर्ट नजर आई 1,38,000 के लेवल पे। मैंने पिछले हफ्ते कहा भी था कि 1,38,000 में पहली सपोर्ट है, वो भी जो है सपोर्ट रहेगी। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच होती है तो हम फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं टूवर्ड्स 1,35,000 एज वेल। सो कीप दीज लेवल्स इन माइंड। और हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। ओके, नेक्स्ट वीक मार्केट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी इवेंट्स पे। उसमें सबसे पहला इवेंट ऑफ कोर्स ट्यूसडे को है, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के रिजल्ट्स हैं। अगर रिजल्ट्स और डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड है मार्केट में उससे कम होता है तो FFC की स्टॉक प्राइस पे प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिजल्ट्स के साथ जो नंबर्स आएंगे, बुक्स आएंगी, उसमें क्या FFC शरिया कंप्लाइंट हो गया होगा। अगर तो ये है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में FFC की स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी और बेहतरी नज़र आ सकती है। अगर ये नहीं होता तो फिर ऑफ कोर्स FFC की स्टॉक प्राइस पे प्रेशर भी नज़र आ सकता है। सेकेंड जो इवेंट है जिस पे नज़रें होंगी इन्वेस्टर्स की, वो MPC की मीटिंग है विच इज़ वेरी नेक्स्ट डे, वेंसडे को 30 जुलाई को। और उसमें भी अगर जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट हम देख सकते हैं, अगर वो नहीं होता है, पॉलिसी रेट अनचेंज रहता है, तो उससे भी मार्केट में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट अगेन जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ना स्पेसिफिक स्टॉक्स पे, जहाँ जहाँ बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस होंगी और अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होंगी उन कंपनीज़ में, और उनकी अगर स्टॉक प्राइसेस अट्रैक्टिव मल्टीपल्स पे ट्रेड करी होंगी, तो हमको वहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स फोकस करते हुए नजर आएंगे। जैसे इस हफ्ते हमने देखा कि स्पेसिफिक ऑटो स्टॉक्स जिसमें GAL था, GHNI था, एटलस होंडा था, फिर हमने एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग्स में अच्छे गेंस देखे। तो इसी तरह स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। अच्छा, इसके अलावा द फॉलोइंग वीक एक पॉलिटिकल इवेंट भी है, 5 अगस्त की डेट सब जानते ही हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स की नज़रें उस पर भी होगी कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल हालात में कोई ख़राबी नज़र ना आए, तो कॉशियस रहना होगा। और जहाँ पे स्टॉक प्राइसेस बढ़ गई वहाँ आप गेंस भी बुक करते रहें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीक। हैव अ नाइस वीकेंड। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टेक केयर। खुदा हाफिज़।